नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं, मैं बेहिचक कह सकता हूं कि मुझे बहुत खुशी है कि पहली चीज़ तो ये कि वो हमारी ही फ्रेटर्निटी से हैं, यानी वो जर्नलिस्ट टर्न पॉलिटिशियन हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनसे बात करते हुए ये एहसास पूरे वक्त हमारे जहन में रहेगा कि हम एक पत्रकार से भी बात कर रहे हैं। और मैं भी जब उनको राष्ट्रीय स्तर के टीवी चैनल्स में देखता हूं, उनकी बतौर प्रवक्ता, क्योंकि वो राष्ट्रीय कांग्रेस जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी स्पोक्स पर्सन के तौर पर अपनी पार्टी का पक्ष रखती हैं, तो जिस तरह से वो नज़र आती हैं, उनके तर्कों की धार इसलिए शायद और बढ़ जाती है, अगर मैं प्रेजुडिस्टिक नहीं हूँ तो, क्योंकि वो जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट का एटीट्यूड भी है उनके पीछे, झुकना नहीं है, अड़ना भी नहीं है, लेकिन अपनी बात को कह के किसी भी ऐसी चीज़ को जो उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी की मुखालफत करती है, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ जाती है, वो पूरी ताकत से खड़ी होती हैं। वो एक ऐसी फैमिली से आती हैं जहां राजनीति, आप कह सकते हैं, लिगेसी शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन उनके पिता राजनीति में रहे और जहां तक मेरा ज्ञान अगर ठीक है तो वो 2 बार सांसद भी रहे। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ा है, सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन ये शुरुआत होती है। और मुझे लगता है कि कोई भी चैलेंज जो शुरुआत में आपके सामने आता है वो आपको बहुत कुछ सिखा जाता है और मजबूत बना जाता है। टाइम्स ग्रुप से वो जुड़ी रहीं, सीनियर कैपेसिटी में उन्होंने एग्जीक्यूटिव एडिटर इस लेवल पर उन्होंने काम किया। एक तेज तर्रार पत्रकार और एक तेज तर्रार लीडर की उनकी छवि है। मुलाकात करिए, सुप्रिया श्रीनेत मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सुप्रिया जी, एक सवाल जो मेरे जहन में सबसे पहले आता है कि पत्रकार का राजनेता हो जाना बहुत आसान नहीं होता। या तो वो राज्यसभा में जाए और एक डिग्निटी से, जो राज्यसभा का उच्च सदन का जिस तरह का एक डेकोरम है, वो उसके हिसाब से चले, लेकिन एक तेज तर्रार पत्रकार का राजनीति में आना, आप किस तरह से इस अनुभव को आप देखती? मैं आपको सच बताऊं, 2019 में जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और ये निर्णय लिया कि राजनीति में आऊंगी, और वो भी राजनीति जिसको ग्रास रूट पॉलिटिक्स कहते हैं, कि आपको बाहें चढ़ाकर धूप में जाकर कन्वेंसिंग करनी है, चुनाव लड़ना है। एक ये निर्णय मुश्किल था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, आपकी एक बड़ी खुशी लाइफ थी, आप बिजनेस जर्नलिज्म कर रहे थे, सब कुछ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर एक वो मेरे अंदर ये धारणा हमेशा से रही है कि अगर आप अच्छी राजनीति करिए, अगर आप साफ सुथरी राजनीति करिए, तो राजनीति से बड़ा बदलाव का कोई और प्लेटफॉर्म आपको मिलता नहीं है। तो मेरे लिए ये बहुत ही इजी, बहुत ही साफ एक चॉइस थी। मुश्किल है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है। आपको ये नहीं पता होता कि आज आप भोपाल में, कल आप कहाँ होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण, अगर आप वाकई में महिलाओं की बात करते हैं या आप देश की उस जनता की बात करते हैं जो शोषित और वंचित है, इससे बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं होता है। और जिसको कहते हैं लीप ऑफ फेथ लेना, शायद वही था 2019 में। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो लीप ऑफ फेथ लिया, क्योंकि मैं एक आइडियोलॉजी में बिलीव करती हूँ। मैं भारत की उस संस्कृति में बिलीव करती हूँ जो सर्वधर्म संभाव है। और जब मैंने देखा कि उस पर थोड़ी आहत हो रही है वो संस्कृति, मुझे लगा अगर मैं अपनी मुद्दे पर आवाज़ उठाना चाहती हूँ तो टीवी के पीछे टीवी एंकर बन के छुप कर एक अघोषित प्रवक्ता बनी रहूं, वो शायद ठीक नहीं था। जितने दिन मैंने पत्रकारिता करी, बहुत ही निर्भीक होकर और बहुत ऑब्जेक्टिव होकर करी। मुझे कुछ लोग बहुत बीजेपी का समर्थक मानते थे, तो कुछ कांग्रेस का मानते थे, जो अपने आप में मुझे लगता है आज के दौर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक छोटी सी बात कह के बात खत्म करूंगी। 3 साल लगातार बजट में मैंने अरुण जेटली जी का भी और चिदम्बरम जी का भी सेम डे इंटरव्यू किया, और ये हिंदुस्तान का कोई और पत्रकार नहीं कह सकता है, क्योंकि आज इतना डिवीजन हो गया है पत्रकारिता में भी। अगर आप भाजपा के इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप कांग्रेस का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद विचारधारा की लड़ाई इतनी गंदी हो चुकी है। तो जितने दिन पत्रकारिता करी, बहुत ईमानदारी और बहुत ही शिद्दत से करी, और आज राजनीति भी कर रही हूँ तो शायद उसी ईमानदारी से करूँगी। पत्रकारिता शायद ईमानदारी से करना आसान है, राजनीति में ये कठिन हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। कई बार कहा जाता है कि राजनीति में ईमानदार राजनेता पीछे बैकसीट पे चला जाता है, इसको लेकर क्या कहें? मुझे ऐसा लगता है राजनीति आप क्यों करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। आप राजनीति को क्या समझते हैं? क्या राजनीति आपके लिए बदलाव का एक माध्यम है?
क्या आपके लिए राजनीति उन लोगों की आवाज़ बनना है जिनके पास आवाज़ नहीं है? और मैं ब्लीडिंग हार्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई ब्लीडिंग हार्ट हूँ कि मैं सबके आंसू पोंछने पहुँच जाऊँगी। मुझे ऐसा लगता है राजनीति से आप बड़े बदलाव कर सकते हैं अगर आप सत्ता में आते हैं या अगर आप लोगों की आवाज़ भी बनते हैं। मुझे ये जो रोल दिया गया राष्ट्रीय प्रवक्ता होने का, शायद मेरे बैकग्राउंड की वजह से दिया गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिन मुद्दों पर बात करती हूँ उस पर मैं काफ़ी शोध करती हूँ और लोगों से बात करके बात करती हूँ। मैं अनर्गल चीज़ों का विरोध नहीं करती हूँ और अनर्गल समर्थन भी नहीं करती हूँ। आपने सही कहा कि ईमानदार होना राजनीति में मुश्किल है, लेकिन आसान उनके लिए है जो राजनीति को पैसा बनाने का, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का अगर जरिया नहीं है राजनीति, तो आपके लिए राह बहुत आसान भी है। ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा इसमें, जिन्होंने ज़िंदगी भर ज़मीनी लड़ाई लड़ी, और मुझे फ़क्र है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को अपना लीडर कहती हूँ जिनको उपहास का विषय बनाया गया, जिनके खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा गया, एक पूरी आर्मी ट्रोल की खड़ी है, लेकिन एक करेज ऑफ कन्विक्शन मुझे लगता है अगर राजनीति में है तो इतना मुश्किल नहीं है। ये मुझे बताइए कि ये दौर प्रलोभन का भी है, एल्यूरिंग तमाम चीज़ें हैं। आपने जो निर्णय लिया, जब प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि दशकों तक बीजेपी का राज रहेगा, तो मन में कभी बेचैनी नहीं होती कि आपने जब ये फैसला किया है, अगर दशकों तक, मैं नहीं कहता, उनका क्लेम है ये, कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, ये वक्त बताएगा किसमें दम है कि नहीं है, लेकिन कभी मन में कोई बेचैनी कभी नहीं हुई कि बीजेपी के लिए रास्ते भी उतने ही खुले थे सुप्रिया जी के लिए जितने कांग्रेस के खुले थे? लेकिन विचारधारा के हिसाब से नहीं खुले थे। जब मैंने ये निर्णय लिया भी कि मैं पत्रकारिता छोड़ के राजनीति में आऊंगी और कांग्रेस का हाथ थामा, तो एक बहुत ही सीनियर, और क्योंकि मेरे संबंध थे उधर, क्योंकि मैं पत्रकार थी, एडिटर थी, तो बहुत सीनियर मिनिस्टर का फ़ोन आया और उन्होंने कहा चुनाव ही लड़ना था तो हमारे से लड़ना चाहिए था। मैंने कहा आप ही की तो खिलाफत करनी है, तो आपके साथ कैसे लड़ते? तो एक विचारधारा का द्वंद्व था थोड़ा। ऐसा नहीं है कि भाजपा में अच्छे लोग नहीं हैं, भाजपा में अच्छे लोग हैं जो उदारवादी हैं, जो आपस में मिलजुल कर रहने की तहजीब में यकीन करते हैं। शायद उन आवाज़ों को वहाँ पर भी दबा दिया गया है। शायद प्रबुद्धता बहुत ही सेंट्रलाइज्ड हो गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय की हो या 1.5-2 लोग जो सरकार चलाते हैं। जहाँ तक आपने बात करी, मन घबराता है, मन नहीं घबराता है, और वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत निडर हूँ, निडर निर्भीक हूँ अपनी जगह। मन इसलिए नहीं घबराता है क्योंकि मेरा हिंदुस्तान की जनता पर ज़बरदस्त यकीन है। मुझे ऐसा लगा 2004 से 2014 तक हमारी सरकार रही, हमने बहुत काम किए, लेकिन हम वो काम जनता तक पहुंचा नहीं पाए, हम उसकी बात के नहीं पहुंचा पाए, और इसलिए शायद जनता ने हमें नकारा। जनता को चेंज चाहिए था। आज जनता मोदी जी को बहुत ही प्यार से लाई है, लेकिन आज जो सरकार में हो रहा है, चाहे वो स्वतंत्र आवाज़ों का दमन हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, चाहे वो जिस तरह का किसानों का दमन हो रहा है, इन सब मुद्दों पर लोग मुखरित हैं। लोग डर रहे हैं क्योंकि एक डर और भय का माहौल देश में बना हुआ है, लेकिन लोग वोट से बोलेंगे ज़रूर। और मुझे इस देश की जनता पर, मैं सच बताऊं, सबसे ज़्यादा विश्वास उन पर है। तो नहीं, मुझे नहीं डर लगता, और मुझे नहीं लगता कि दशकों तक ये रहने वाले हैं। मुझे लगता है कि जनता समय समय पर परिवर्तन करती है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। चाहे उन्होंने हमें भी निकाला, मैं तो ये भी कहती हूँ, कांग्रेस को भी जब निकाला तो अच्छा था, बीजेपी को भी निकालेगी तो बहुत अच्छा करेगी। यही लोकतंत्र की खूबी है। सुप्रिया जी, आप एक जर्नलिस्ट भी हैं और आप चीज़ों को बहुत बेहतर समझती हैं। आप ये भी जानती हैं कि कोई भी लंबा युद्ध एक बहुत मजबूत तैयारी से लड़ा जाता है। उसमें संसाधन भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लीडर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, रैंक एंड फाइल जो मैदान में लड़ती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभी कांग्रेस, मैं कहूँगा कि इन सभी मोर्चों पर संघर्ष करती हुई नज़र आ रही है। संसाधन नहीं है, सरकारें आपकी नहीं हैं राज्यों में, और आपकी सोच शायद आपके 135 साल पुरानी गौरवशाली इतिहास पर है कि कुछ बात है कि कांग्रेस की हस्ती मिटती नहीं है, ये सच है। लेकिन जिस दौर की राजनीति बदली है, सोशल मीडिया है, कार्यकर्ताओं का मनोबल है, आपके नेताओं में बिखराव है, आपके भीतर चिंता नहीं है, लेकिन आपके बहुत सारे लोग विचारधारा को फोल्ड करके रुमाल की तरह अपनी जेब में रख चुके हैं। जो आपने बात कही संसाधनों की, मैं उसमें एक और नाम ऐड करती हूँ, संस्थाओं की। आज या कभी भी लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र को सजीव रखने के लिए जितना सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका होती है, उतनी ही भूमिका संस्थाओं की भी होती है। वो संस्थाएं न्यायपालिका हैं, वो संस्थाएं मीडिया हैं, वो संस्थाएं
इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, सीबीआई और ईडी। मुझे ऐसा लगता है जो पतन पिछले 7.25 सालों में हुआ, और मैं ये विशुद्ध राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो पिछले 7.25 सालों में पतन हुआ है, जहां पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स भाजपा के फ्रंटल बन गए हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते एजेंसीज का, संस्थाओं का यूज होता है, और इन संस्थाओं पर हमारा कब्जा नहीं है, और इन संस्थाओं को कई बार चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, राजनीतिक दमन के लिए लगातार यूज किया जाता है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, उस संस्थानों पर हमारा कब्जा नहीं है, संसाधन भी हमारे पास नहीं। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखिए और जो आंकड़े हैं, 96% इलेक्टोरल बॉन्ड एक पार्टी के पास जाते हैं और 4% पे सारा विपक्ष है, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये जरूर उठता है कि एक सजीव लोकतंत्र में क्या इन दोनों चीज़ों के एब्सेंस में आप लड़ाई लड़ सकते हैं? आपकी लड़ाई को मजबूत करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं विपक्ष के लिए। एक होती है इंडिपेंडेंट न्यायपालिका, और एक होता है निर्भीक मीडिया, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन देश का मीडिया अपने थोड़े बहुत, और मैं कुछ मीडिया की बात कर रही हूँ, सब ऐसे नहीं है, जिस दिन देश का मीडिया छोटे फायदों से उठकर बड़ी राजनीति, बड़े मुद्दों की बात करने लगेगा, और करेगा बात, ये भी मुझे यकीन है, उस दिन अपने आप सिचुएशन बदलेगी, उस दिन सरकार अपने आप जवाबदेह होगी। और न्यायपालिका पर, न्यायपालिका की साख पर सवाल बहुत लगे हैं। मैं आशा करती हूं कि न्यायपालिका इस देश की कानून, मर्यादा और शायद आस्था को, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप न्यायपालिका की तरफ देखते हैं, उसको रख के अपने हिसाब से काम करेगी। आपने कहा बहुत सारे लोगों ने विचारधारा को रुमाल बना के पॉकेट में डाल लिया है। मुझे ऐसा लगता है उनमें से बहुत लोगों ने कांग्रेस छोड़ भी दी है, लेकिन जो लोग कांग्रेस छोड़ते हैं उतने ही लोग कांग्रेस साथ ज्वाइन भी कर रहे हैं। कितना भी उग्रवाद हो जाए, कितना भी नफरत या कितनी भी हिंसा या कितनी भी गुस्से की राजनीति आ जाए, मुझे ऐसा लगता है ये देश शांति प्रिय देश है। मेरा एक चीज़ में बहुत यकीन है, और मैं आज किसी को बता रही थी, मैं कल वर्धा में थी, मैंने वहाँ गांधी जी का आश्रम पहली बार देखा। मेरा गांधी में बहुत यकीन है, और मुझे ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा ये महात्मा गांधी का देश है, और ये उनकी विचारधारा पे लौटेगा ज़रूर, क्योंकि हिंसा की या नफ़रत की या अलगाव बिखराव की एक सीमा होती है। ये देश उस सीमा को कभी नहीं लांघेगा, ये मेरा अपना अनुभव है। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़ गए हैं, उन्होंने एक निर्णय ले लिया, कांग्रेस के लिए भी बेहतर हुआ, लेकिन जो छोड़ने की मानसिकता के साथ कांग्रेस में लगातार बने हुए हैं, क्या वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा डैमेजिंग नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपक्ष की राजनीति करना आसान नहीं है, और स्पेशली जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, आपने सत्ता का सुख देखा है, आपने सत्ता का पावर देखा है, आपने सत्ता का उपयोग किया है, तो विपक्ष की राजनीति मुश्किल है। और खास तौर से तब जब संस्थाएं, संसाधन, मीडिया आपके विपरीत है, तो इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा कलेजा चाहिए होता है विपक्ष की राजनीति करने का। कुछ लोगों ने जिन्होंने फैसला किया जाने का, उनके फैसले का सम्मान है। आप 360 डिग्री टर्न करके अपनी आइडियोलॉजी को जा सकते हैं, ये आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा में जो जाना होता है लोगों का, वो एक मानसिकता से बिल्कुल समरसॉल्ट करके आप दूसरी विचारधारा में गए। आप लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टी में नहीं गए। आपको ये नहीं लगा कि यार कांग्रेस नहीं तो चलो मैं लाइक माइंडेड पॉलिटिकल, आपने बिल्कुल विपरीत विचारधारा, जिसको कि शायद आपने 3-4 दशक जिसका पुरजोर विरोध किया, आप आज उसका झंडा लेकर चलने को तैयार है। मुझे ऐसा लगता है जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। जहां तक आपने कहा कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने को बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो जाने को शायद इसलिए बैठे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धांत यहां पर हैं, सत्ता लोलुपता वहां पर हो सकती है। अगर सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज होगा तो चले जाएंगे, अगर सिद्धांत सर्वोपरि होंगे तो नहीं जाएंगे। सलमान खुर्शीद साहब का कुछ साल पहले का एक स्टेटमेंट था कि राहुल जी कई बार ऐसा लगता है कि रिलेक्टेंट लीडर हैं, ये उन्होंने कहा था। फिर उनका एक बयान आ जाता है, हम ये समझते हैं कि कांग्रेस एक खुली पार्टी है, एक आंदोलन की पार्टी है, जहां बीजेपी से तुलना करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होगी, असंगत होगी, इरैशनल होगा ये कहना कि बीजेपी में इतना अनुशासन तो कांग्रेस में इतना खुलापन या तथाकथित अनुशासनहीनता क्यों। लेकिन जनता जिस तरह से देखती है कि एक कार्डर बेस्ड पार्टी, क्योंकि आज वही पार्टी रूलिंग पार्टी है, डोमिनेटिंग पार्टी है,
तो आपको लगता है कि कांग्रेस को कुछ सीखने की ज़रूरत है? क्यों इतने खुले बयान? G23 तमाम नेता, राहुल गांधी कब आएंगे, कब प्रेसिडेंट बनेंगे? मुझे लगता है राहुल गांधी कब आएंगे और कब प्रेसिडेंट बनेंगे इसका फैसला राहुल गांधी करेंगे और इसका फैसला कांग्रेस पार्टी करेगी। इसका फैसला विपक्ष और इसका फैसला मीडिया नहीं करेगा। लेकिन जहां तक आपने खुर्शीद साहब के बयान की बात करी, मैं इस बात से सहमत हूं कि कांग्रेस आंदोलन से आई हुई पार्टी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां पर सबका समावेश है। वी आर ऑलमोस्ट अ मेल्टिंग पॉट ऑफ आइडियोलॉजीज, ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमारे यहाँ हर वर्ग से, हर समुदाय से, हर जात से, हर रीजन से, हर रिलीजन के लोग हैं। तो जब आप इस तरह का एक समावेश होते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना गलत है। मुझे लगता है यूनिफॉर्मिटी हो भी नहीं सकती है और यूनिफॉर्मिटी लाना भी गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस देश का प्रतिबिंब है। और इस देश में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, जितने तरह के लोग हैं, जितनी तरह की वाणी है, जितनी तरह की विचारधारा है, अगर कोई जगह पर वो आके समावेशित हो रहा तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी हो ही नहीं सकती है। मुझे लगता है भारत की स्ट्रेंथ डाइवर्सिटी है। जो बहुता है वो हमारी स्ट्रेंथ है। उसको खत्म करके एक ही रंग में सबको रंग देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वो कहीं ना कहीं हमें वीक करता है। और इसीलिए शायद आज दक्षिण भारत की स्टेट्स को असुरक्षा है, आशंका है कि हमारे ऊपर एक मान्यता, एक सोच थोपी जा रही है। एक नॉर्थ ईस्ट में यह आशंका है लोगों को कि हमारे कल्चर को खत्म किया जा रहा है। यहाँ पर भाजपा का एक तरह का, एक ब्रश से पेंट करने वाला कल्चर आ रहा है। तो आप देश के तमाम जगहों को काट कर उन पर एक तरह का यूनिफॉर्मिटी थोपकर, एक स्लोगन, एक भाषा थोपकर मुझे नहीं लगता शासन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि जो डाइवर्सिटी है, जो विपरीतता है और उसमें जो सामंजस्य बैठता है, वही होना चाहिए। आपने जहां तक लोगों की बात करी जो खुल के बात करते हैं, मैं आपको तमामों ऐसे उदाहरण दे सकती हूं कि बीजेपी में जबरदस्त सरपुटअव्वल है। वो चाहे आपके यहाँ नरोत्तम मिश्रा जी और शिवराज सिंह चौहान जी हों, चाहे वसुंधरा राजे जी और पुनिया जी और शेखावत जी हों, वो चाहे पाटिल जी और रूपानी जी का रहा हो, वो चाहे योगी जी उत्तर प्रदेश में और उनके खिलाफ 200 विधायकों ने सदन में बैठ के धरना दिया, और ब्रजेश पाठक और तमिम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य जी हो। तो दिक्कत हर जगह है, क्योंकि राजनीति अपने आप में एक बड़ी एम्बिशियस चीज़ है। एम्बिशन होना गलत बात नहीं है। हमारे यहाँ शायद जो मतभेद है वो बड़े खुले में होता है, और क्योंकि ये संस्कृति पुरानी रही है, ये चेंज नहीं हुई है। हम बीजेपी के जैसे अनुशासित हो ही नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी एक कार्डर बेस्ड पार्टी, वहाँ पर सुबह 4 बजे उठ के आपको लठ चलाना सिखाया जाता है आरएसएस में। हम वो नहीं कर सकते हैं। हम क्योंकि हर समुदाय, हर संप्रदाय का प्रतिबिंब है, हम ऐसा करना भी नहीं चाहते। मुझे लगता है हम जितना डाइवर्स रहेंगे, अच्छा रहेंगे। हमारी खूबी ये है कि जो लोग बात करते हैं, जिनको तथाकथित आप लोग G23 या G22 या G9 रेफर करते हैं, वो लोग भी कांग्रेस में बने हुए हैं, वो लोग भी CWC में हैं, वो लोग भी अपना मत रखते हैं। और हम घोर विरोध, घोर असहमति, घोर डिबेट के बावजूद आज भी एक साथ एकजुट होकर रह रहे हैं। हमने किसी को अभी तक मार्गदर्शक मंडल में कहीं नहीं डाला है, जो काम भाजपा करती है। लेकिन आपके यहाँ मार्गदर्शक मंडल नहीं है, लेकिन आपके यहाँ एग्जिट हो जाता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर ही हो जाते हैं। फिर मुझे लगता है कि अगर चुने हुए विधायक एक मत में कहते हैं कि मुख्यमंत्री बदला जाना चाहिए, अगर चुने हुए विधायक चाहते हैं कि विधायक मंडल दल का नेता बदला जाए, उनको ना सुनना अलोकतांत्रिक होता। तो अगर उनकी राय लेकर अमरिंदर सिंह जी बदले गए और अगर उन्होंने इसका प्रतिशोध जताते हुए पार्टी छोड़ी, तो मुझे लगता है लिमिटेड एल्बो रूम होता। हम क्या कर सकते हैं इसमें। वो एक सम्मानित नेता थे हमारे, वो बने रहते अच्छा होता। वो गए तो नए लोगों को मौका मिला। आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला पंजाब में लिया गया, जब हमने चन्नी जी को, जो पढ़े लिखे हैं, वो सिर्फ दलित है इसलिए नहीं बने, वो पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं, उनका एक्सपीरियंस रह चुका है, वो दलित समुदाय से आते हैं। 34% दलित हैं पंजाब में, और पहली बार भारत के इतिहास में दलित मुख्यमंत्री वहाँ बना। तो मुझे लगता है कि अगर कोई जाएगा तो नए लोग आते हैं, और इसको ये जीवन का एक सिद्धांत है, तो राजनीति में भी होना ज़रूरी है। आखिरी सवाल है मेरा। ये सवाल ये कह रहा है कि जिस तरह से गैर बीजेपी विपक्ष है, उसकी तरफ से कुछ स्वर ये आते हैं कि अगर कांग्रेस में दम हो, उसकी लीडरशिप में दम हो, तो हम बीजेपी से बड़ी टक्कर ले सकते हैं। क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव जी किनारे हैं, मुलायम सिंह जी किनारे हैं, दक्षिण में आप बात करें तो वहाँ भी अब करुणानिधि नहीं हैं, स्टालिन हैं अब उनकी जगह, जयललिता नहीं हैं। ममता बनर्जी से कितनी उम्मीद की जाए, राहुल गांधी जी या
और लीडर से कितनी उम्मीद की जाए? मैं हर उस विपक्ष के नेता का सम्मान करती हूं जो अपने गढ़ में, अपने राज्य में या किसी भी तरीके से भाजपा का विरोध कर रहा है, भाजपा की सोच का, विभाजनकारी नीतियों का, नफरत फैलाने की राजनीति का विरोध कर रहा है। मैं उन सब का सम्मान करती हूं, लेकिन एक ये भी तथ्य है कि हिंदुस्तान की राजनीति में 200 ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां पर कांग्रेस बनाम भाजपा ही होगा, वहां पर तीसरे की ना कोई जरूरत है ना कोई जगह है। तो जो भी ऑपोजिशन की यूनिटी का फलक्रम बनेगा, देखिए मैंने पहले ही कहा कि एम्बिशन होना गलत बात नहीं है, एम्बिशन हो सकते हैं, एम्बिशन होना अच्छी बात है। एम्बिशन के तहत कुछ लोग ज़्यादा बोल भी जाते हैं, उनके सलाहकार और उनके जो साथ वाले होते हैं वो और ज़्यादा बोल जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अंततोगत्वा ऑपोजिशन की यूनिटी का जो फलक्रम होता है, जो धुरी होती है, वो कांग्रेस ही बन सकती है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो 545 एमपी कैंडिडेट्स पूरे देश में खड़ा कर सकती है, वो भाजपा भी नहीं कर सकती है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर राज्य में आज भी जीवित है, कहीं कहीं हमारे एक भी विधायक नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की एकता अंततोगत्वा होगी, मुद्दों पर होगी, जिसकी धुरी कांग्रेस पार्टी ही बनेगी। लाइटर वेन का एक सवाल है, इससे खत्म कर रहा हूं मैं जी। क्या एंकर्स बहुत चुभते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एंकर्स चुभते बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि जब एंकर्स अघोषित भाजपा प्रवक्ता बन जाते हैं तो कभी कभी उनको याद दिला देती हूँ कि आप एंकरिंग करने आए थे, प्रवक्ता का काम प्रवक्ता पे छोड़ दीजिए। बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थी सुप्रिया श्रीनेत, और बहुत साफ तौर पर वो कहती हैं कि ये दौर जो है, इस दौर में उनका साफ तौर पर एलिगेशन है कि ठीक है, संसाधन कांग्रेस के पास कम है, लेकिन वो चिंता जताती हैं, आरोप लगाती हैं कि बड़ी संस्थाएं जो हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनका जो रवैया है वो भी चुभता है। वो उम्मीद से भरी हैं कांग्रेस के लिए। उनका कहना है कि ये मीडिया आप लोगों का काम है, G23 कहिए, G9 कहिए, हम अपने रास्ते पर बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि आप एक कार्ड बेस्ड पार्टी से कांग्रेस की तुलना नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस एक मुख्तलिफ मिजाज की पार्टी है, वो बीजेपी की तरह नहीं चलती है, इसलिए कई बार ये तुलना चिंता पैदा करती है मीडिया में या समीक्षकों में कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट राहुल गांधी को कब होना है, ये तय करना है सोनिया जी को, राहुल जी को और कांग्रेस को। इसकी चिंता अगर दूसरा वर्ग ना करे, यानी मीडिया और अपोजिशन, तो कोई कठिनाई नहीं है। उनका पूरा विश्वास है कि 200 सीटें वो जो दावा करती हैं कि देश में ऐसी हैं जहां सीधी टक्कर है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, और वो उम्मीद से भरी नजर आती हैं कि आने वाला वक्त फिर कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। कांग्रेस मुस्कुराएगी, कांग्रेस की उम्मीदें मुस्कुराएंगी, और बेशक एंकर उन्हें चुभते नहीं हैं। वो कई बार कहती हैं कि तब थोड़ी कठिनाई और चुनौती जब होती है जब वो कहीं झुकते हुए से नजर आते हैं। बाकी उनका कहना है कि मुझे किसी चीज़ में कभी कोई समस्या नहीं है। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।